हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आफ्टर एग्जाम। और कल हमारा था आरओ का एग्जाम। आप सभी ने दिया था और मेरा भी एग्जाम था। सेंटर काफी दूर गया था, लेकिन फिर भी हमें अपना एग्जाम देने गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपना सेंटर दूर होने की वजह से ऐसा न्यूज़पेपर में निकला था कि काफी सारे बच्चों ने एग्जाम अपना छोड़ा है। बट कोई ना, जिन लोगों ने भी एग्जाम अपना दिया है वो अपना वीडियो के थ्रू जरूर कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कैसा गया। और इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगी, मैं अपना एग्जाम पेपर शेयर करूंगी, जिससे कि मेरा पेपर कैसा गया और मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा। टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी ना। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जरूरी नहीं है कि आप लोग का जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वैसा आप लोग का भी रहा, क्योंकि हर किसी की पढ़ाई अलग अलग होती है, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। और डिपेंड करता है ना कि आपने अपनी मेहनत किस तरह से की है, आपने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया है, कितना रिवीजन किया है, एंड मोमेंट पे कितनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। ये सारी चीजें ना मैटर करती हैं। और देखिए, पेपर का लेवल जो था वो मैं ये कहूंगी इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो एग्जाम हुआ था हमारा वो उसका जो लेवल था ना वो काफी ज्यादा हाई था। बट अभी क्या है कि ये जो कल हम एग्जाम दे के आए ना, उसका लेवल उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो लगा, क्योंकि ना इसमें फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन थे, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस पेपर में स्टेटमेंट के क्वेश्चन कम देखने को मिले। और देखिए, हम किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन तैयार किए हम आगे का जो एडवांस है ना वो उसको समझने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सेम ऐसे अगर हम फाउंडेशन अपना अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि हम आगे आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं ना उसमें हम अपना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जो लोग 2026 को टारगेट करते हुए अपना एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, उसके लिए फाउंडेशन बैच की नीड होती है। सो देखिए, इसी तरह के फाउंडेशन बैच हैं वो पीडब्ल्यू लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो बैचेस मिल जाएंगे। और इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिल जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज मिलेंगे और पीवाई की एनालिसिस भी मिलेगी। ये सारी चीजें वन बाय वन करके मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। और अगर आप अपना टारगेट रखना चाहते हो कि यूपीपीएससी के लिए चाहे वो बीपीएससी के लिए, सो इन बैचेस को जरूर ज्वाइन कर ले। सो चलो एक बार मैं उन बैचेस को दिखा देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी के लिए, जो कि सक्षम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच है और इसका मीडियम है इंग्लिश। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट, टेस्ट सीरीज, पीवाई की एनालिसिस, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई सब कुछ मिलने वाला है। और इसका जो प्राइस है 4999 में है। और अगेन बात करते हैं बीपीएससी के लिए, जो कि प्रथम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच है, लेकिन इसका जो मीडियम है वो हिंदी है। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि क्लास नोट्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गए और दैनिक अभ्यास हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसका जो प्राइस है ये भी 4999 में है। और नेक्स्ट निर्णायक 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू बैच है, जो कि बाइलिंगुअल है और इसका जो प्राइस है 799 में है। और अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के लिए, जो कि सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच है और इसका मीडियम इंग्लिश है। और इसमें अगेन वही सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि क्लास नोट्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गए, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए, साथ में डेली करंट अफेयर्स। और इसका जो प्राइस है वो भी 4999 में है। एंड अगेन यूपीपीएससी के लिए प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच है, लेकिन इसका मीडियम है हिंदी है और इसका जो प्राइस है वो भी 4999 में है। और अगेन यूपीपीएससी के लिए आक्रोश फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 के लिए प्रीलिम्स बैच है और इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश है और इसका जो प्राइस है 1999 में है। देर किस बात के, इन सारे बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरा कूपन कोड पीडब्ल्यू के सारे स्टेट पीएससी पे अप्लाई करोगे तो पीडब्ल्यू के सारे बैचेस पे आप मेरा कूपन कोड डिस्काउंट एज ए ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया और साथ में ओपीएससी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जाम में मुझे कौन सा पोर्शन ज्यादा टफ लगा और कौन सा पोर्शन थोड़ा ठीक लगा। तो मैं अपना जो भी दूंगी अपना ऑनेस्ट दूंगी, और जो भी मैं करके आई हूँ वो भी मैं आपको पूरा सच बताऊंगी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पोर्शन, जैसे कि हिंदी हो गया, साइंस हो गया और रीजनिंग, इनमें बात कर लेते हैं। जीएस में मैं अभी इसके बाद बताऊंगी। जैसे हिंदी है, हिंदी ओवरऑल जो है वो ठीक थी, और कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से जैसे था कि ठीक है कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन ओवरऑल जो हिंदी थी वो ठीक थी।
और जो इस बार में पैटर्न में देखने को मिला वो ये कि इस बार ना ये नहीं पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब चार ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शन से ये नहीं पूछा कि कौन सा सही है, ये पूछा कौन सा सही नहीं है। तो नो वाले जो ऑप्शन थे वो ज्यादा थे, अधिकतर ये चीजें जो थी पर्यायवाची के साथ में थी। और जैसे कि दो दो से तीन क्वेश्चन मेरे थोड़े से रॉन्ग भी हो गए हैं, क्योंकि उनको ना जैसे पढ़ना था मुझे ये चीज ना अशुद्ध लिखी हुई थी, लेकिन मुझे बार बार वो ना शुद्ध लग रही थी, तो इस चीज में ना वो मेरा ऐसे दो से तीन क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग हो गए। तो ओवरऑल जो हिंदी थी वो ठीक थी, और आसानी से 55 प्लस, या मतलब कह सकते हैं 57-58 नंबर भी गेन किए जा सकते हैं। बट वही है ना कि मेरे जो दो चार नंबर हैं वो कट गए हैं उसमें। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में बात करते हैं, जैसे रीजनिंग ओवरऑल ठीक थी, और इसमें भी आई थिंक 14 से 15 क्वेश्चन थे, या शायद मैंने ही 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने अभी पूरी तरह से मैंने एनालिसिस जैसे यूट्यूब वगैरह में वहां से कराया, तो वो सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा मैच नहीं की है, क्योंकि ना उससे प्रॉब्लम भी होती है, जब फाइनल अभी आंसर की आ जाएगी वहां से मैच कर लेंगे। तो ओवरऑल जो रीजनिंग थी वो ठीक थी, उनमें से एक दो क्वेश्चन जो थे जो फिगर वाले होते हैं, जिसमें से आपको मिसिंग आउट जो नंबर्स होता है वो छांटना होता है, तो वो बस थोड़े से मुझे एक या दो में शायद मैं नहीं कर पाई, या लास्ट मतलब टाइम पे मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगा तो शायद वो नहीं निकल पाए। बट ओवरऑल जो थी मेरी रीजनिंग वो ठीक थी। और मैथ्स के क्वेश्चन शायद एक या दो ही क्वेश्चन थे, जैसे कि वो हमेशा आता है क्वाइंस वाला आता है, वो रेशियो के फॉर्म में होता है, तो वो वाला कि रुपीज इतने के इतने क्वाइंस में वो रेशियो दिया हुआ था, उस तरह का जो क्वेश्चन था वो मैथ्स का था। और साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में क्या था कि साइंस ओवरऑल अच्छी आई है, मतलब कि ज्यादातर जो क्वेश्चन थे ना, अगर आपने पहले से भी पढ़ रखी है, बीच में अभी नहीं पढ़ा है, तो भी साइंस में ऐसा कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी जो ना कर पाओ। तो साइंस का पोर्शन भी है वो ठीक रहा, क्योंकि ना उसमें जैसे जो बेसिक चीजें थी वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, तो अगर जैसे रिवीजन भी नहीं हो पाया ना, जो चीजें पहले भी पढ़ी वो भी चीजें करने लायक थी, तो साइंस भी मुझे ठीक ठाक लगी। और अब बात कर लेते हैं करंट और जीएस की। तो देखो करंट का तो वही जैसा हमेशा वेटेज रहता है वो तो हमेशा रहता ही रहता है। कुछ चीजें थी करंट में, जैसे कि उन्होंने पूछा है कि जनगणना से क्वेश्चन थे ही थे, आपको भी पता है 3 से 4 क्वेश्चन जनगणना से थे, और बाकी जो चीजें थी करंट से रिलेटेड थे, जैसे चंद्रयान से भी थी, और बाकी जो चीजें हुई हैं जैसे सुनिए ये था कि स्पेस क्राफ्ट के बारे में हमेशा जैसे पूछते ही हैं कुछ ना कुछ, तो वैसे इस बारे में भी पूछा। और 2022-23 का क्वेश्चन पूछा था, 23-24 का भी पूछा, और करंट में पिछले साल यानी 2024 का भी पूछा, 2025 का भी पूछा। टोटल मिला के यानी करंट उन्होंने ऐसे पूछा है कि एक या दो क्वेश्चन शायद 2022-23 के थे, और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन 23-24 के थे, बाकी 24 के थे और 25 के थे, तो ये करंट में थे। और अब बात करते हैं ये हमारा जो जीएस है, जिसमें कि हमारा पॉलिटी है और साथ में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। सो वही सेम चीज जैसे कि हिस्ट्री में होता है कि टू द फैक्ट चीजें ज्यादा थी, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा देखने को मिले नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जो चीजें हमने वन लाइन फॉर्म में भी पढ़ी हुई ना, वो सारी चीजें वन लाइनर फॉर्म में भी थी। और जैसे हमेशा जो इनका पैटर्न रहा है, जैसे बौद्ध हो गया, जैन से हो गया, इनसे पूछना ही पूछना है। बाकी मुगल का मतलब जैसे जो प्राचीन भारत हो गया, साथ में ये मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हो गया। आधुनिक में तो कांग्रेस से ज्यादा क्वेश्चन थे, तो ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, और सेम ऐसे ही ज्योग्राफी का था कि जिसमें से कि जिस पासिस वगैरह में, दर्रे वगैरह में पूछते ही पूछते, नदियों के बारे में पूछते ही पूछते, वही सब चीजें थी। और अब क्या रह गया हमारा ये पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा यही था, जो भी संविधान अनुच्छेद वगैरह ये हमेशा आते ही आते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन थे। तो जिन्होंने ओवरऑल अपनी जो तैयारी है वो कंसिस्टेंसी के साथ की है, तो मुझे पर्सनली बताऊं तो पेपर जो लोग कह रहे इजी था, वो इतना भी इजी नहीं था कि पेपर सबका सब हो ही जाए, क्योंकि ना उसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको भी पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ना सभी के चक्कर में करोगे तो बहुत सारी चीजें, अभी ना आंसर की आने दीजिए, बहुत सारी चीजें जो लोग कह रहे थे ना इजी इजी, वहां से भी चीजें ना क्वेश्चन जो है वहां से भी रॉन्ग होने लगे हैं, क्योंकि जब हमारे सामने हम तो अपनी अपनी तरफ से अच्छा करके अपनी तरफ से लगता है कि नहीं हमने जो किया है वो ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम एलिमिनेट भी कर देते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। बट होता है कि चलो ठीक है, बिल्कुल अगर आप 50-50 भी हो तब तो आप श्योर जा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको तो छोड़ने लायक क्वेश्चन होते हैं।
तो पेपर का लेवल था वो ठीक था मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने भी अपना बेस्ट किया है, जो भी मुझे जितना भी आता था वहां पे मैंने बेस्ट ही परफॉर्म किया है। और लेट्स सी जब आंसर की आती है तो क्या होता है। और जब हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर एक क्वेश्चन में एवरेज एवरेज जाते हैं तो ही जाके बात बनती है। तो देखते हैं अब मेरा क्या होता है, तब तक मैं भी वेट कर लेती हूँ। और देखिए मैं एग्जाम दे के आई हूँ, और अभी ना मैं बहुत ज्यादा हेडेक लूंगी भी नहीं, क्योंकि जो भी जैसा भी एग्जाम गया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट वैकेंसी आएंगे, तो उसके लिए भी हमको अगर इन केस किसी भी रीजन की वजह से, मेरी कमियों की वजह से, मेरी मेहनत में कमी की वजह से अगर कुछ भी होता है तो वो हम आगे के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं। अपनी तैयारी अभी से हम अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने वालों में से हूं नहीं, और जिसको जो फिर बाद में अपना जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और मेरा ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो जैसा पेपर गया वो मैंने आपके साथ में ऑनेस्टली शेयर कर दिया है। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट अब जो है वो 1-2 दिन के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दूंगी। आगे आने वाली वैकेंसी के लिए, साथ में जो अदर और वैकेंसीज जो भी आएंगी मेरे सामने, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो जो मेरे सामने वैकेंसी आएंगी मैं वो सब उन्हीं की अपना बेसिक जो है वो फिर से अपना उसी में लग जाऊंगी अपना करने में। क्योंकि अगर ना जिन लोग का जैसे हो भी चुका है ना, पेपर बहुत अच्छा गया या उनको लगता है कि हम मेंस के लिए हैं एलिजिबल, तो उनके लिए भी अभी शुरू से पढ़ने की नीड है। क्योंकि ना जब आंसर राइटिंग आप करोगे ना तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत है। एनसीईआरटी बेस्ड है, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और मैं अभी ये आज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, और कल से ही अपनी पढ़ाई की जो शुरुआत है वो मैं करूंगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चलो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और अपना जो भी एक्सपीरियंस हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।